हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। एक ओवरव्यू देखा जाए अगर पावर शेयरिंग चैप्टर 1 का, तो इस चैप्टर के साथ हम लोग एक टूर करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी का, जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। And we noted last year that in democracy all powers does not rest with any one organ of the government. And intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to design a democracy. तो लास्ट ईयर हमने बहुत कुछ पढ़ा और उस बहुत कुछ पढ़ने के अंदर हमने ये नोट किया था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सारी पावर्स हैं वो किसी भी एक ऑर्गन के साथ नहीं होती सरकार के। हम पावर्स को अलग अलग ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेजिस्लेचर का अपना काम होता है, एग्जीक्यूटिव्स का अपना अलग काम होता है और जुडिशरी का अपना अलग काम होता है, और इसी से हमारी डेमोक्रेसी बनती है। क्योंकि अगर पावर किसी एक हाथ में आ जाएंगी तो फिर वो एक डिक्टेटरशिप हो जाएगी। एंड डेमोक्रेसी में किसी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं होती है, ना ही किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में सारी पावर होती है। एंड इन दिस चैप्टर और इसके आगे के दो चैप्टर्स में हम देखने वाले हैं एक आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। एंड वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज। इस पावर शेयरिंग के आइडियाज को पढ़ने के लिए हम 2 स्टोरीज देखेंगे। एक हम देखेंगे बेल्जियम से एंड श्रीलंका से देखेंगे दूसरी। एंड ये सारी जो स्टोरीज हैं इसके अंदर बताया गया है कि कैसे डेमोक्रेसीज ने जो पावर शेयरिंग की डिमांड थी उसको हैंडल किया है। एंड the story yields some general conclusion about the need for power sharing in democracy. इन स्टोरी से आपको ये भी पता पड़ेगा कि क्या ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग का। एंड दिस विल ऑल्सो अलाउ अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर्स। आइए चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, एंड इसका जो एरिया है अपने हरियाणा से भी काफ़ी छोटा है। बेल्जियम जो बॉर्डर शेयर करता है वो फ्रांस के साथ, नीदरलैंड्स के साथ, जर्मनी एंड लक्समबर्ग के साथ करता है। इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से लगभग ज़्यादा है। आप कह सकते हो कि हरियाणा की पॉपुलेशन से अगर कंपेयर करें अपने हम, तो आधी ही पॉपुलेशन है। एंड जो एथनिक कॉम्पोजिशन है यहाँ का वो कैसा है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब अलग अलग किस्म के अलग अलग लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे हमारे इंडिया में रहते हैं गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, है ना, वैसे ही इस छोटी सी कंट्री में बहुत ज़्यादा एथनिसिटी के लोग रहते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 59% वो हैं फ्लैमिश रीजन के, जो कि डच लैंग्वेज को बोलते हैं, और बाकी के जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन के हैं, जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और बचे कुचे 1% लोग जो बेल्जियन के हैं वो जर्मन बोलते हैं। तो आपने देखा कोई डच बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है और कोई जर्मन बोल रहा है। अगर बेल्जियम की कैपिटल की बात करी जाए, क्योंकि बेल्जियम एक कंट्री है, एक देश है, इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। अगर ब्रुसेल्स की बात करी जाए तो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच बोलते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या है, ओवरऑल 59% लोग डच बोल रहे हैं ओवरऑल, लेकिन जो कंट्री का कैपिटल ब्रुसेल्स है वहां पर ज्यादा फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और डच बोलने वाले कम हैं। जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो वैसे तो माइनॉरिटी में है क्योंकि नंबर्स में लोग कम हैं, लेकिन वो लोग रिच हैं और पावरफुल है। अब भाई रिच होंगे तो ऑब्वियस सी बात है पावरफुल होंगे, भले वो लोग माइनॉरिटी में है। एंड दिस वाज रिसेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। This led to the tension between Dutch-speaking and French-speaking communities during 1950s and 1960s. अब देखो अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं,
कोई डच बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है। अभी जो 1% वाले जर्मन लोग हैं, हम इनको नहीं अभी इसमें कंसीडर कर रहे हैं, बट डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग अलग अलग टाइप के हैं, इनके रहन सहन थोड़ा अलग है, तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलती रहती हैं, टाइम टू टाइम टेंशंस रहती हैं दो कम्युनिटी के बीच में, एंड हमें ब्रूशल्स में काफ़ी ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है डच स्पीकिंग पीपल की, ये मेजोरिटी है कंट्री में, ठीक है, क्योंकि डच बोलने वाले, डच भाषा का उपयोग करने वाले कंट्री में लोग ज़्यादा हैं, बट माइनॉरिटी इन कैपिटल ब्रूशल्स के अंदर डच बोलने वाले सिर्फ 20% है और 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम कंपेयर करेंगे इस सिचुएशन को श्रीलंका, जो कि एक आइलैंड पे बसा हुआ एक कंट्री है, उससे, ठीक है। Just a few kilometers of southern coast of Tamil Nadu, it has about 2 crore people, about the same as in Haryana. तो हरियाणा से कंपेयर कर रहे हैं हम। हरियाणा के लगभग जितनी संख्या है उतनी ही संख्या पॉपुलेशन से बसा हुआ ये देश श्रीलंका है, जो तमिलनाडु के हमारे साउथ में है, ठीक है। और दूसरे जो नेशंस है साउथ एशियन रीजन के, श्रीलंका का जो डाइवर्स है पॉपुलेशन काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग रहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो सिन्हाला भाषा का बोलते हैं, और सिन्हाला भाषा बोलने वाले 74% लोग हैं। तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं, लेकिन इस तमिल बोलने वाले में भी दो प्रकार के ग्रुप्स बने हैं। तो तमिल के अंदर भी कुछ 13% हैं जो लोकल लोग हैं श्रीलंका के, तो इनको श्रीलंका तमिल कहा जा रहा है। और बाकी बचे कुछ जो लोग हैं वो इंडियन तमिल से, इंडिया से उनको लेके आए थे ब्रिटिश लोग फॉर एज अ प्लांटेशन वर्कर, जब इंडिया को कॉलोनी बना के रखा था ब्रिटिश लोगों ने। अब श्रीलंकन तमिल्स की बात करे जाए तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर दिखते हैं हमें कंट्री के, और बहुत सारे जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग हैं, सिन्हाला भाषा का उपयोग करने वाले लोग हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध भगवान की पूजा करते हैं वो, जबकि जो तमिल्स हैं वो हिंदूज हैं और कुछ तमिल मुस्लिम्स हैं, एंड अबाउट कुछ 7% क्रिश्चियंस भी हैं, और ये 7% जो क्रिश्चियन है वो कुछ तमिल भी हैं और सिन्हाला भी, मतलब 7% क्रिश्चियन लोग तमिल भाषा का भी उपयोग करते हैं और कुछ लोग सिन्हाला भाषा का भी उपयोग करते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अब आप जरा सोच के देखो कि ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले रही है किसका, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा है ना, और किस पे फोर्स डालती है वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों पे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है और डच लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इस सब की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कम्युनिटी के बीच में, एंड दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अगर इसी प्रकार की लड़ाइयाँ होती जाती हैं एथनिसिटी भाषा के आधार पर, तो आपको पता है कुछ नहीं होता, कंट्री का विभाजन हो जाता है। वैसे ही तो छोटी सी कंट्री है, पॉपुलेशन ही हमारी हरियाणा से उसकी कम है, अगर और इसका फर्दर डिवीजन हो जाता है तो कंट्री का क्या नाम और निशान रह जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो क्या हो गया, अब सारी की सारी जो भी साइट्स हैं वो क्लेम करती हैं अपना कंट्रोल ब्रूसेल्स के ऊपर। फ्रेंच स्पीकिंग कहती है हमारा कंट्रोल है, डच कहता है हमारा कंट्रोल है। अब अगर बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटी सबसे ज्यादा बिगर मेजोरिटी को एंजॉय करती है और अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करती है पूरी इंटायर कम्युनिटीज जो दूसरी उन पर, और पूरी कंट्री पर भी अपनी हुकूमत दिखाने की कोशिश करती। कौन? सिन्हाला कम्युनिटी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है। अब हम देखने वाले हैं कि इस तरह की समस्या जो चल रही है अब क्या होगा। ठीक है, इन दोनों ही कंट्रीज के जो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं डेमोक्रेसीज के अंदर, क्या होगा, कैसे इन समस्या का निवारण किया जाएगा। सो वन बाय वन मैं अब आपको मैप दिखाने वाली हूँ, तो आप जरा मैप देख लीजिए, और मैप के अंदर आपको देखना है, देखिए ये बेल्जियम का मैप है, ठीक है। अब ऑरेंज कलर से हमें ब्रुसेल्स के बारे में बताया जा रहा है जो कैपिटल रीजन है। ये छोटा सा क्या है, ब्रुसेल है, कैपिटल है इस बेल्जियम कंट्री का। अब देखो रेड कलर आपको जो सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर देखने में,
ये है फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, और ये जो चेक मार्क है साइड में, ये जर्मन के लोग हैं, थोड़े से ही हैं, 1% हमने पढ़ा था। एंड सबसे ज़्यादा ये है येलो पार्ट, डच स्पीकिंग लोग। तो ये था कम्युनिटीज एंड रीजन ऑफ बेल्जियम। सो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले जो वर्ड आया है आपके सामने, मेजोरिटेरियनिज्म, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का बिलीफ है कि जो कम्युनिटी की मेजोरिटी होगी, मतलब जो कम्युनिटी नंबर में ज़्यादा होगी, वो पूरी कंट्री में रूल कर सकती है, जहाँ चाहे वहाँ, और बिना किसी जो माइनॉरिटी है उसकी विशेष और नीड्स को देखते हुए, मतलब अपनी मर्जी चला सकती है। इस प्रकार का ये बिलीफ होता है मेजोरिटेरियनिज्म के अंदर। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। सो 1948 के अंदर श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। तो यहाँ पर जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, क्योंकि भाई ये नंबर में ज़्यादा थे तो इन्हीं ने अपनी सरकार बना ली, ये मेजोरिटी के अंदर थे। तो ये क्या करते थे, इन्होंने एक सीरीज को अडॉप्ट किया था मेजोरिटेरियनिज्म को। एंड अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये होता है, एक तरह का ऐसा बिलीफ है कि जो मेजोरिटी में कम्युनिटी होगी उसका राज चलेगा। तो इन्हें स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर लिया सिन्हाला सुप्रीमेसी को। अब इससे बाकी माइनॉरिटी थोड़ा ना खुश होने वाली है। 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया गया जहां पर इन लोगों ने बोल दिया कि सिन्हाला को हम अपनी ऑफिशियल भाषा बनाएंगे, और डिसरिगार्ड कर दिया तमिल भाषा को। The government followed preferential policies that favor Sinhala applicants for university positions and government jobs. ये लोग ऐसे ऐसे रूल्स लेके आते थे जहां पर होता था पक्षपात। सिन्हाला बोलने वाले लोगों को तो ये लोग पढ़ने के मौके देते थे, जॉब करने के मौके देते थे, और प्रोटेक्ट भी करते थे बुद्धिज्म को, क्योंकि सिन्हाला वाले ये लीडर्स बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन बाकी लोगों के साथ ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ये जितने भी गवर्नमेंट के मेजर्स आ रहे थे, एक के बाद एक आ रहे थे, इन्होंने श्रीलंकन तमिल्स के अंदर, इनके मन के अंदर क्या पैदा कर दिया था, एक फीलिंग ऑफ एलियनेशन पैदा कर दिया था कि श्रीलंका के होते हुए भी हम श्रीलंका के नहीं है, हम बाहरी व्यक्ति हैं, हमारे साथ इस तरह का भेदभाव हो रहा है। तो जल्दी से इन लोगों ने क्या किया, जो तमिल लोग थे इन्होंने अपनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। ठीक है, एंड दे फेल्ट कि जो बाकी मेजर पॉलिटिकल बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स लीड करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है तमिल के कल्चर से, लैंग्वेज से। ठीक है, तो हमें अपने लिए खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड उनको ये भी फील होने लगा तमिल लोगों को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देती हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन करती हैं जॉब्स में, अपॉर्चुनिटीज में, और हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर भी करती हैं। और इस सब का रिजल्ट क्या होगा? अब इस सब के वजह से जो रिलेशंस थे सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के वो खराब हो गए। ठीक है, उनमें गठान आ गई, अब आ ही जाएगी, इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, टेंशन्स हो रही हैं। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च करी एंड स्ट्रगल करी अपने रिकॉग्निशन के लिए कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी के लिए लड़े, और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको एजुकेशन में, जॉब्स में मिलनी चाहिए। बट जो उनकी डिमांड थी फॉर ऑटोनॉमी ऑफ प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। तो इनकी जो ये डिमांड्स होती थी कि जिन एरियाज में तमिल स्पीकिंग लोग रहते हैं वहाँ पर इनको ऑटोनॉमी दे दी जाए, इस डिमांड को डिनाई, मना कर दिया जाता था। बाय 1980s बहुत सारे सेवरल यानी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने तमिल एलम, एलम मतलब कि स्टेट की डिमांड करी। ठीक है, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका के अंदर। The distrust between the two communities turned into widespread conflict। अब इतना ज़्यादा इन लोगों के बीच में मनमुटाव आ गया था कि बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गई, और ये जल्दी टर्न हो गई सिविल वॉर के अंदर। और इस सब का रिजल्ट क्या हुआ कि लाखों हजारों लोगों की जान चली गई। सिविल वॉर में क्या होगा, यही तो हुआ, खून खराबा, मारपीट और जान लोगों की चली गई। बहुत सारी फैमिलीज थी जिनको फोर्सली बोला गया और फोर्स किया गया कंट्री को छोड़ने के लिए। एंड एज
refugee and many more lost their livelihood. बहुत लोगों का रोजगार चला गया, घर छूट गया, अपने अलग अलग हो गए। और इस सब को आप चैप्टर 1 के अंदर पढ़ोगे जब मैं आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 करवाऊंगी क्लास 10th का, तो आपको इससे रिलेटेड चीज़ें भी बताऊंगी कि श्रीलंका का एक्सीलेंट रिकॉर्ड क्या रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ को लेके। बट ये जो सिविल वॉर था इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पीछे ढकेल दिया श्रीलंका को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। एंड ये जो अपना वार था ये ख़त्म हुआ 2009 में। नाउ वी विल सी एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अभी हमने श्रीलंका का केस देखा, अब हम देखेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इन नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षीज वित्तीय साधना लाइक ज़रूर करिएगा।